यस वी आर लाइव नाउ। तो चलिए हम लोग जो है झारखंड स्पेशल का क्लास कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग जो है झारखंड के धरातलीय स्वरूप को देख रहे थे। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ जाए। सभी को गुड इवनिंग। और पिछला क्लास जो देखे होंगे तो वहां पर मैंने बताया था कि झारखंड को जो है भौतिक आधार पर, मैं एक बार रिकॉल थोड़ा सा सेव कर दे रहा हूँ। झारखंड को जो है भौतिक आधार पर जो है तीन भागों में बांटा गया था। क्या क्या था? तो पठार में बांटा गया था। भौतिक आधार पर मैं बोल रहा हूँ झारखंड को कितने भागों में बांटा गया था? तो पठार में बांटा गया था। ठीक है। इसके बाद क्या कहा? इसके बाद जो है पहाड़ में बांटा गया था और तीसरा जो है मैदान में बांटा गया था। ठीक है। पठार, पहाड़ और मैदान। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज एक और चीज बताएंगे। क्योंकि मैं क्वेश्चन देख रहा था जो एसआई पिछले बार जो दरोगा का हुआ था झारखंड जेएसएससी द्वारा जो लिया गया था, तो उसमें यह प्रश्न था। ठीक है। मगर उसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग भी देख लेंगे। तो मोटे तौर पर हम लोग देख रहे हैं झारखंड को है कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो तीन, पठार, पहाड़, मैदान। और फिर इसमें मैंने आगे बताया था कि पठार के अंतर्गत क्या आ गया? छोटा नागपुर का पठार आ गया, जो कि पूरे झारखंड के कुल भूभाग का जो है 1.8% था। और वो जो छोटा नागपुर का पठार था वह भी आगे चलकर तीन भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? तो पश्चिमी भाग जो पाट प्रदेश हो गया, फिर केंद्रीय भाग जो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार में बट गया, और तीसरा था बाह्य भाग जो कि चतरा का पठार उसमें आ गया, कोडरमा का पठार आ गया और गिरिडीह का पठार आ गया। और पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग जो है राजमहल का पहाड़ देखे थे, और जो मैदानी भाग है उसमें हम लोग जलोढ़ मैदान देखे थे, यानी कि साहेबगंज का मैदान और चाईबासा का मैदान। तो ये मैंने भौतिक विभाजन किया था। लेकिन एक प्रश्न है, देखिए कि झारखंड को, ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी एसआई 2016 का प्री का प्रश्न है, ठीक ना? तो झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? ठीक है। तो उसके आधार पर देख लेते हैं, ठीक ना? चलिए, तो यहां पर जो है ना ये जो विभाजन किया गया है वह धरातलीय स्वरूप के आधार पर किया गया है, एसआई वाला क्वेश्चन के अनुसार। तो यहां पर एक चीज और आप लोग मैप बना लीजिएगा कि झारखंड को धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो है, किसके आधार पर? तो धरातलीय, अब भौगोलिक नहीं देख रहे हैं हम, धरातल के आधार पर देख रहे हैं। धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो है झारखंड को कितने भागों में बांटा जाता है? तो चार भागों में बांटा जाता है धरातलीय स्वरूप के आधार पर। ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? पाट प्रदेश हो गया। कौन सा प्रदेश? पाट प्रदेश, या इसे पश्चिमी प्रदेश भी कहेंगे। झारखंड का यह पश्चिमी में स्थित है, इसलिए पश्चिमी प्रदेश हो गया। इसके अलावे दूसरा रांची का पठार हो गया। तो दूसरा क्या हो गया? रांची का पठार। फिर तीसरा जो विभाजन होगा धरातलीय स्वरूप के आधार पर वह हो गया हजारीबाग का पठार। तो तीसरा क्या हो गया? हजारीबाग। और आखिरी जो बचा हुआ है चौथा, वह यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के आधार पर करेंगे, यानी कि निचली घाटी और मैदानी क्षेत्र, यानी कि राजमहल का जो क्षेत्र आ गया वह हम लोग देख लेंगे। नहीं, साहेबगंज का जो क्षेत्र आ गया, ठीक ना, वह। यानी कि चौथा जो विभाजन किया गया है, क्या किया गया है? निचली नदी घाटी का क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र। घाटी का क्षेत्र, इसे ही क्या और बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि धरातलीय स्वरूप के आधार पर झारखंड को टोटल चार वर्गों में विभाजित किया गया। पहला पाट प्रदेश यानी कि पश्चिमी क्षेत्र के रूप में, दूसरा रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार, और चौथा निचली घाटी क्षेत्र या नहीं तो मैदानी क्षेत्र। तो यह स्टार मार्क करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हर एक दिन तो आप लोग करते ही जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक बस एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सर प्रीवियस क्लास का कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए,
ये जो है पंचायत सचिव 2018 का प्रश्न है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग डैश है, ठीक ना। मालवा पठार, मेघालय पठार, तीसरा उत्तरी पठार, या चौथा छोटा नागपुर का पठार। चलिए जवाब दे दीजिए और स्पीड में जवाब दीजिए, क्योंकि जितना लेट कीजिएगा क्लास में उतना लेट होगा, ठीक ना। ज्यादा समय नहीं देंगे, जवाब दें। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग या भूभाग जो है डैश है, वह क्या है? मालवा पठार, मेघालय पठार, उत्तरी पठार, या छोटा नागपुर का पठार। चलिए बहुत ही अच्छा, ठीक है जवाब तो छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है, उस पठार का नाम क्या है जो, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? ऑप्शन है आप लोगों का मालवा पठार, बेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, या बुंदेलखंड पहाड़। बताएं पठार। ये जो है जेएसएससी एसआई 2016 का प्री का क्वेश्चन है, बताएं उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? ऑप्शन था मालवा पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, या बुंदेलखंड पहाड़ पठार। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार ही हो जाएगा। नहीं, गलत है जवाब, बुंदेलखंड नहीं है। इसका भी जवाब है क्या? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार इसका भी सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चतम रांची का पठार का औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? ऑप्शन है आप लोगों का, फीट में है सभी, ठीक ना। 2000 से 2200 फीट। ऑप्शन बी है 2500 से 3600 फीट। ऑप्शन सी है 1800 से 2000 फीट। और ऑप्शन डी है 3600 से 4000 फीट। ये भी जो है जेएसएससी एसआई का क्वेश्चन है। बताएं जो उच्चतम रांची का पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है वह समुद्र तल से कितना है फीट में? तो वह जो है मैंने क्लास में मीटर में बताया था, जब उसको कन्वर्ट कीजिएगा ना तो वह अप्रोक्स जो है इसी के लगभग आता है 2500 से 3600। 2500 फीट से लेकर 3600 फीट के बीच में रहेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास देखिए और मीटर को जो है ना फीट में चेंज करके भी रखिएगा। फिर अगला है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पठार किस पठार का हिस्सा है? ऑप्शन है कोडरमा पठार, ऑप्शन बी है गिरिडीह पठार, ऑप्शन सी है रांची का पठार, ऑप्शन डी है नोटा पठार। बताइए किसका है? पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? कोडरमा पठार, गिरिडीह पठार, रांची का पठार, या नोडा पठार? चलिए आप लोग बहुत लेट लेट जवाब दे रहे हैं, क्लास में लेट हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं ही बता दे रहा हूं, इसका जवाब क्या हो जाएगा? गिरिडीह पठार, क्योंकि गिरिडीह एकदम क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए गिरिडीह कर देंगे। अगर गिरिडीह नहीं रहता तब हम लोग जो है दूसरे ऑप्शन पे जाते। यहाँ पे जब गिरिडीह दिया हुआ है तो गिरिडीह पठार ही सही ऑप्शन है। फिर अगला है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? जैन, आप लोग जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है। और झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी है नेतरहाट, लोहरदगा, या गढ़वा। बताएं झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल या ऊंचा जगह कौन है? नेतरहाट, रांची, लोहरदगा, या गढ़वा? चलिए तो इसका सही जवाब है नेतरहाट, ठीक ना। आप लोग लेट करते हैं इसीलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास में हम लोग जो है पिछली क्लास में यह देखे थे कि भौगोलिक रूप में या भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया था पूरे झारखंड को। और हम लोग क्या देखे आजकल, आज जो है धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में देखे। लेकिन इसके अलावे
एक जो है भूगोल वेत्ता थे जिनका नाम था एसपी चटर्जी, ठीक है। उन्होंने अपने जो है एक शोध प्रपत्र में जो है पूरे झारखंड क्षेत्र को 24 जो है भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और हर एक प्रदेश का मैंने नाम आप लोगों को बता दिया था पिछली क्लास में, और एक एक करके हर एक को हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला जो है उत्तरी कोयल बेसिन को देख चुके हैं, फिर दूसरा हम लोग पाट प्रदेश को देख चुके हैं, और तीसरा हम लोग रांची का पठार को भी पिछली क्लास में देख चुके हैं, और चौथा जो है हजारीबाग के पठार को भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो हजारीबाग का पठार था, ये जो हजारीबाग का पठार है यहाँ, वह दो भागों में बटा हुआ था। एक निचला हजारीबाग का पठार और एक जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार। ये सारी चीजों को मैंने बताया था। और ये जो निचला हजारीबाग का पठार है, यानी कि ऊपर का पोर्शन, उसी के अंतर्गत जो है कोडरमा पठार भी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर अगला जो देखेंगे, हम लोग 5वें नंबर पे कोडरमा पठार देखेंगे। निचला हजारीबाग को ही जो है कोडरमा पठार भी कहा जाता है, लेकिन एसपी चटर्जी ने इसे अलग से बांटा था, इसीलिए हम लोग जो है 5वें नंबर पे क्या देख रहे हैं, कोडरमा पठार देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से, वन लाइनर चीज है। क्योंकि हम लोग जो है पिछली क्लास में रांची का पठार देख चुके हैं ना, तो वहां पर कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, इससे भी प्रश्न आ जाता है। तो रांची से रिलेटेड देख लेते हैं, और जो पिछला क्लास में हम लोग जो हजारीबाग देखे थे उससे भी रिलेटेड देख लेंगे, और पाट प्रदेश से भी रिलेटेड जो है जो घाटियां हैं और पहाड़ है वो क्लियर करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है रांची से संबंधित या रांची में जो अवस्थित घाटियां है, घाटी है, उसे हम लोग देखेंगे। रांची के अंतर्गत जो भी घाटी है वह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, लेकिन सभी चीज को एक ही जगह करते हुए चलते हैं, ठीक ना। तो रांची के अंतर्गत जो घाटी है, आप लोग लिख लीजिएगा तैमारा घाटी। तैमारा घाटी कहाँ है, रांची। तैमारा घाटी कहाँ है, रांची। इसके अलावा पतरातू घाटी, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे ना तो जो हार्ड वर्ड होगा मैं लिख दूंगा। पतरातू घाटी कहाँ है, तो रांची के अंतर्गत आता है, रांची जिले के अंतर्गत आता है। फिर अगला है सिकदरी, सिकदरी, सिकदरी घाटी, ये कहाँ है, तो यह भी रांची जिला के अंतर्गत आता है। सिकदरी घाटी, यह भी किस जिले के अंतर्गत है, तो रांची जिले के अंतर्गत है। फिर जोबला घाटी, ये सब नोट्स में नहीं है, मैंने क्या बताया था, कुछ चीजें जो है सिर्फ क्लास में ही होगा, तो ये सब आप सबको अपने से भी नोट डाउन करना है, ठीक ना। जोबला घाटी, जोबला घाटी ये किस जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सबसे प्रश्न बनता है, मैं बताऊंगा एक दो को कि जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो जोबला घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो रांची जिले से संबंधित है। पिठोरिया घाटी, पिठोरिया आप लोग जानते ही हैं, तो पिठोरिया घाटी जो है झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो रांची से। और चुटू पालू घाटी, चुटू पालू, चुटू पालू घाटी, जब हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, 1857 का क्रांति से रिलेटेड प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे, तो वहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चुटू पालू घाटी है वह भी झारखंड के रांची जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारे घाटियां थे। इसके अलावा कुछ पहाड़ भी है जो रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, तो देख लेते हैं। ये घाटियां था, अब हम लोग जो है पहाड़ को देख रहे हैं। रांची जिले के अंतर्गत जो भी पहाड़ है, ये सब प्रश्न पूछता है, जो जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं और जो जेपीएससी का कर रहे हैं, दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है, घाटी और पहाड़, ठीक ना। पहाड़ जैसे कि चांदचालू पहाड़ झारखंड के किस जिले में है, चांदचालू पहाड़ झारखंड के किस जिले में है, तो रांची जिले में है, ठीक ना। फिर रांची पहाड़ी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फिर रामकुली पहाड़ी, रामकुली, रामकुली पहाड़ी, ये किस जिले में है, तो रांची जिले में है। फिर अगला है गगारी, है ना, गगारी, गगारी पहाड़ी, ये कहाँ है, तो यह भी रांची जिले में है। टैगोर हिल, ये तो फेमस है, सभी जानते हैं, रांची जिला हो गया। फिर बारेंदा पहाड़, बारेंदा,
ये सबसे प्रश्न बनता है, अभी तुरंत मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, जो पिछले एसआई सब में पूछा गया है, ठीक ना। बारिंदा, ठीक ना, बारिंदा पहाड़, ये किस जिले में है झारखंड के? तो रांची जिले में है। मार्सली, मार्सली पहाड़, मार्सली पहाड़, ये किस जिले में है? यह भी रांची जिले में है। और ये जो मार्सली पहाड़ है ना, इसे मारासिली के नाम से भी जाना जाता है, मारासिली। फिर हरिहर पहाड़, ठीक ना, हरिहर पहाड़ जामटोली, रांची में अवस्थित है। इसके अलावे रांची में कुछ ज्यादा पहाड़ है। खु, खुखरा पहाड़, खुखरा, खुखरा पहाड़ कहाँ है? तो रांची जिले में है। फिर नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ कहाँ है? तो रांची जिले में है। फिर कूही पहाड़, कूही पहाड़ किस जिले में है? तो रांची। हाथी पहाड़ करके भी एक है, हाथी, ठीक है, एलिफेंट जो होता है। फिर मुकरी, मुकरी पहाड़, मुकरी पहाड़, यह भी रांची जिले के अंतर्गत आता है। फिर हजाम, हजाम पहाड़ भी रांची जिले के अंतर्गत आता है। कोचो, कोचो पहाड़, कोचो पहाड़, यह भी रांची जिले के अंतर्गत आता है। फिर मरडू, मरडू हिरहर कोचा, मरडू हिरहर कोचा, यह भी पहाड़ का नाम है जो कि रांची जिले के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम लोग जो है झारखंड के धरातलीय स्थिति को देख रहे हैं ना, तो जो जो पहाड़ है वो सबको भी देख ले रहे हैं यहाँ पर। और हबरुआ पहाड़ी, हबरुआ, हबरुआ, हबरुआ पहाड़ी, यह भी कहाँ है? तो रांची जिले के अंतर्गत है। तो हम लोग जो है रांची के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट घाटी था उसे देख लिए, और जितने भी पहाड़ थे उसे हम लोगों ने देख लिया। तो रांची हाँ, हम लोग जो है पिछले क्लास में रांची पठार किए थे, इसलिए ये सारी चीजों को देख लिए। अब हम लोग जो है हम्म हम लोग पिछली क्लास में हजारीबाग का पठार भी देखे थे। तो हजारीबाग में कौन कौन से घाटी अवस्थित है, अब उसे हम लोग देख लेते हैं। जो पिछला क्लास में नहीं बताए थे वो यहां बता दे रहे हैं। फिर आगे हम लोग जो है भौतिक प्रदेशों में जाएंगे। अब हम लोग जो है हजारीबाग के घाटियों को देख रहे हैं। हजारीबाग, हजारीबाग के अंतर्गत जो घाटी है, अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे आता है। तो एसआई का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें देखिए एक प्रश्न है। हम्म ये जेएसएससी एसआई 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबौड़ा घाटी अवस्थित है? देबौड़ा, देबौड़ा घाटी। और इस तरह के और भी प्रश्न पूछे गए हैं घाटी से। तो इसका जो जवाब है वह है कोडरमा। आज बताते जब हम लोग कोडरमा घाटी पढ़ते ना, सॉरी, कोडरमा पढ़ते ना, तो उसके अंतर्गत जो है कोडरमा पठार के अंतर्गत जो है ये चीज पढ़ना है हम लोगों को। तो इसी तरह से प्रश्न बनता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि बाई चांस अगर प्रश्न बनेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो हजारीबाग के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां हैं वह हम लोग देख रहे हैं। तो हजारीबाग में दनुआ घाटी, दनुआ, ये घाटी का नाम है, दनुआ घाटी। ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। फिर चरही घाटी, चरही, चरही घाटी झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। इसके अलावे जवाहर घाटी, जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो जवाहर, ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के किस जिले में जवाहर घाटी अवस्थित है। तो आपका जवाब होगा हजारीबाग। फिर अगला है बरकट्ठा घाटी, बरकट्ठा, यह भी इंपॉर्टेंट है। बरकट्ठा घाटी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो चार घाटियां आप लोगों को हजारीबाग में याद रखना था। मेन घाटी है, ठीक ना, मगर पहाड़ भी बता ही देते हैं जब बता रहे हैं तो, ठीक है। अब हजारीबाग के अंतर्गत जो पहाड़ अवस्थित हैं, पहाड़ियां हैं, उसमें से सबसे जो फेमस है वह कन्हड़ी पहाड़ी, या उसे जो है कैनरी पहाड़ी भी कहा जाता है। कैनरी या कन्हड़ी, कन्हड़ी पहाड़ी,
ये सभी जानते होंगे, फैमिलियर होंगे इससे। ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। मोहदी पहाड़ी, मोहदी, मोहदी पहाड़ी, ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के जो है हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सीतागढ़ पहाड़ी झारखंड के हजारीबाग में है। चंदवारा, चंदवारा पहाड़ी झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। जिलिंगा, जी लंगा, जी लंगा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में, जिलंगा है, सॉरी, जी लिंगा, ये किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। फिर अगला है लतवा पहाड़ी, लतवा, लतवा पहाड़ी, ये किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। चलिए, एक दो और देख लेते हैं। घाटिया को देख लेते हैं हम लोग पाट प्रदेश को देखे थे। तो पाट प्रदेश के अंतर्गत पलामू, गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, ये सब आता है ना। तो उससे संबंधित जो घाटियां हैं, घाटिया को सिर्फ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है घाटी। तो इसके अंतर्गत हम लोग पाट प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे पहले गढ़वा को देखते हैं कि गढ़वा में जो है कौन कौन से घाटी अवस्थित है। गढ़वा में, गढ़वा जिले के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां हम लोग देख रहे हैं, घाटी अवस्थित है। और जहां पे किसी को दिक्कत हो रहा हो, लिखने में अगर कोई दिक्कत हुई हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग गढ़वा में देख रहे हैं। घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने खासकर पहले मैंने सोचा कि इसे ही लिखा दिया जाए। तो बनजवा घाटी, बनजवा, बनजवा घाटी, ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो गढ़वा जिले से संबंधित है। भगवान घाटी, भगवान, भगवान घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो गढ़वा जिले से संबंधित है। फिर अन्नराज घाटी, अन्नराज, अन्नराज घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो गढ़वा जिले से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? पाट प्रदेश को देख रहे हैं, तो गढ़वा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पलामू, पलामू जिले के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां हैं? तो पलामू जिले के अंतर्गत जो है कंडा घाटी है, कंडा, कंडा घाटी, और एक सुल्तानी घाटी है, सुल्तानी, ठीक ना। झारखंड की पलामू जिले के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां है? तो कंडा घाटी और सुल्तानी घाटी। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से झारखंड के किस जिले में सुल्तानी घाटी अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा पलामू। पाट प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है सुल्तानी घाटी अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा पलामू। लातेहार में बहुत ज्यादा घाटियां हैं, लातेहार को देख लेते हैं हम लोग। पाट प्रदेश देख रहे हैं, पाट प्रदेश के अंतर्गत जो घाटियां हैं, पाट प्रदेश के अंतर्गत जो भी घाटी है उसे हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग जो है लातेहार देख रहे हैं, लातेहार जिले में कौन कौन सी घाटियां हैं, ठीक ना। तो लातेहार जिले में तुबेद सरजू नामक घाटी है, तुबेद, तुबेद सरजू घाटी, ये झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार, या किस पाट प्रदेश में है? तो लातेहार, ठीक है। फिर अमझरिया, अमझरिया घाटी, अमझरिया घाटी, या झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार जिले में अवस्थित है। फिर डेढ़ टंगवा, डेढ़ टंगवा, डेढ़ टंगवा, ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है घाटी? तो लातेहार जिले में अवस्थित है, ठीक है। फिर अगला है चंपा घाटी, चंपा घाटी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार जिले में अवस्थित है। और द्वार सनी, द्वार सनी, द्वार सनी घाटी, यह झारखंड के किस जिले में है? तो यह भी जो है लातेहार जिले में है। अब पाट प्रदेश का हम लोग लोहरदगा को देखेंगे। लोहरदगा के अंतर्गत कौन कौन से घाटियां आती है, ठीक ना। लोहरदगा के अंतर्गत जो है कौन कौन से घाटियां घाटियां शामिल है, ठीक है। तो बाहाबार घाटी, बाहाबार,
बाहाबार घाटी, ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, या पाट प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो लोहरदगा जिले में अवस्थित है। फिर केकरांग घाटी, केकरांग, केकरांग घाटी झारखंड के किस जिले में है? तो लोहरदगा जिले में है। एक और पाट प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है? गुमला, है ना। तो गुमला का सभी जानते होंगे कि नेतरहाट घाटी, गुमला में कौन सा घाटी अवस्थित है? तो नेतरहाट घाटी अवस्थित है। चलिए, तो लगभग पिछले क्लास में जितना भी हम लोग जो है पठार को देखे थे, वे सारे के से संबंधित जो है घाटियां को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक प्रीवियस क्लास का ही हो रहा था, ठीक ना। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कोडरमा पठार को देखेंगे, जिसको निचला हजारीबाग पठार के नाम से भी जाना जाता है। कोडरमा पठार, ठीक है, कोडरमा पठार। जहां पर एकदम स्टार मार्क करके लिखना है, क्योंकि जब हम लोग निचला हजारीबाग का पठार देख रहे थे ना, तो क्लियर मैंने बताया था कि इसी को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? तो कोडरमा पठार। तो यहां भी आप लोग लिख लीजिएगा कि कोडरमा पठार को जो है निचला हजारीबाग पठार, या नहीं तो चोपना, चोपना, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक ना। ये जो कोडरमा पठार है, इसे निचला हजारीबाग पठार के नाम से, या नहीं तो चोपना, ये जो चोपना है ना, उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, ठीक ना। तो चोपना, कोडरमा, गिरिडीह उप पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। क्या? तो चोपना, कोडरमा, गिरिडीह उप पठार में बोल रहा हूं, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर जाना है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं कि कोडरमा पठार को निचली हजारीबाग पठार, ये जो निचला हजारीबाग पठार है, या नहीं तो चोपना, कोडरमा, गिरिडीह उप पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो विस्तार है वह पश्चिम में बराकर नदी के मुहाने के जल विभाजन से, थे ना। पश्चिम में जो है किससे? तो बराकर नदी के मुहाने के जल विभाजन से पूर्व में जो है कीनी एवं अजय नदी के उद्गम स्थल तक है, ठीक है। तो पश्चिम में कहां तक है? पश्चिम में जो है बराकर नदी जो है ना, उसका मुहाना का, ठीक ना, जो जल विभाजन है, मुहाने के पास जो जल विभाजन हो जाता है, वहां से लेकर पूर्व में किन नदियों के उद्गम स्थल तक है? तो दो नदियां हैं। जब हम लोग झारखंड की नदियां पढ़ेंगे ना, तो वहां डिटेल में देखेंगे। तो कीनी नदी और अजय नदी, इनके जो है उद्गम स्थल तक है पूर्व में। और ये जो कोडरमा का पठार है, ये जो कोडरमा का पठार है, ठीक ना, यह इसके उत्तर में, कोडरमा पठार के उत्तर में, उत्तर क्या हो गया? ऊपर की ओर, कोडरमा पठार के उत्तर में, ठीक है। कोडरमा पठार के उत्तर में जो है रजौली पहाड़ी, रजौली, कौन सी पहाड़ी? रजौली, ठीक ना। कोडरमा पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? रजौली पहाड़ी। बिहार में नवादा है ना, नवादा के पास, नवादा में है ये रजौली पहाड़ी। तो उत्तर में रजौली पहाड़ी, और दक्षिणी भाग में साफ दिख रहा है, आप लोग खुद बताइए, इसके दक्षिण में क्या आ जाएगा? कोडरमा पठार के दक्षिण में क्या आ जा रहा है? तो हजारीबाग का पठार आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में जो है रजौली पहाड़ी, और दक्षिण में हजारीबाग का पठार जो है अवस्थित है, ठीक ना। और ये जो कोडरमा का पठार है, इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, वह 400 मीटर है, ठीक ना। समुद्र तल से इसकी औसत औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोडरमा पठार है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वह धारवाड़ कालीन, थे ना। जब हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना देख रहे थे ना, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था
ठीक ना। तो वही चीज को मैं फिर से बता रहा हूं, धारवाड़ कालीन जो है क्वार्ट्ज और सिस्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, धारवाड़ कालीन जो है किन चट्टानों से, तो क्वार्ट्ज और सिस्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोडरमा पठार है इसका निर्माण किन प्रकार के चट्टानों से हुआ है, तो धारवाड़ काली, क्वार्ट्ज और सिस्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो पश्चिमी भाग होगा ना, ये जो कोडरमा है इसका जो पश्चिमी भाग है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ होगा, ये पश्चिमी भाग। ठीक ना, कोडरमा पठार का पश्चिमी भाग कैसा है, बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। और इसका जो उत्तरी भाग होगा, यानी कि ऊपर की ओर, उत्तरी भाग ऊपर हो गया ना, बिहार की ओर जो सटेगा, है ना, वो बहुत ही ज्यादा तीव्र कगार के रूप में है, यानी कि ढलान होगा। ठीक है, और यहां पे जो चट्टाने हैं वह, या इस क्षेत्र में जो है क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है, जो कैसा होगा, हार्ड होगा ना, जिसके चलते यहां पर अपर्दन जो हुआ है, यानी कि वातावरण से, हवा से, नदी से जो अपर्दन हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है, जिसके चलते यह जो क्षेत्र है वह कैसा होगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ अपर्दन ज्यादा नहीं हुआ। अपर्दन होता तो समतल कर दिया जाता। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वह कैसा दिखेगा, वहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और जितने भी क्वार्टजाइट चट्टान है उसका अपर्दन बहुत ही कम हुआ, ऊंची पहाड़ियां दिख रही है। लेकिन यहां पर जो सिस्ट पाया जाएगा, सिस्ट मैंने बोला था ना, सिस्ट जो पाया जा रहा है उसमें क्या होगा, वो नरम होता है, मुलायम होता है, तो उसमें अपर्दन ज्यादा होगा, जिसके चलते हम्म सिस्ट का अपर्दन होने के चलते सिस्ट कहां पे देखने को मिलेगा, निचली क्षेत्रों में, क्योंकि ऊपर में क्वार्टजाइट चट्टान दिख रहे हैं, क्योंकि उसका जो है अपर्दन नहीं हुआ। और जो अगल बगल जो भी शिष्ट थे उसका अपर्दन हो गया, जिसके चलते शिष्ट कहां देखने को मिल रहा है, निचले स्थानों में देखने को मिल रहा है। यानी कि कोडरमा पठार के निचले स्थानों में किस प्रकार की चट्टाने देखने को मिलेगी, तो शिष्ट प्रकार की चट्टाने देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका अपर्दन ज्यादा हो गया। क्वार्टजाइट का ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ, ऊंचे चट्टान बन गए, ऊंचे पहाड़ियां बन गई। शिष्ट का ज्यादा अपर्दन हुआ क्योंकि ये मुलायम होता है, इसीलिए घिसते घिसते नीचे आ गई, जिसके चलते कोडरमा पठार के निचले सतहों पर किस प्रकार की चट्टाने देखने को मिलेगी, तो शिष्ट प्रकार की चट्टाने देखने को मिलेगी। और यह जो कोडरमा पठार है इसका जो ढाल है, क्योंकि हर एक पठार में हम लोग देख रहे हैं कि इसका ढाल किसी होता ही होता है, तो इस पठार का जो ढाल है वह पूर्व की ओर है, यानी कि इसका जो ढाल है वह कैसा है, पूर्व की ओर है। कोडरमा पठार का जो ढाल है वह किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, तो कोडरमा पठार में बस इतना ही हम लोगों को देखना था। किसी के मन में कोई डाउट हो कोडरमा पठार से रिलेटेड तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोडरमा पठार से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछिए। और ये जो कोडरमा पठार है, ठीक ना, तो इसके अंतर्गत दो जो है घाटियां अवस्थित है। पहला घाटी जो है वह हो गया कोडरमा घाटी के नाम से ही जाना जाता है। और दूसरा जो 2016 में झारखंड एसआई में पूछा गया था, अभी तुरंत मैंने नाम बताया था, किसी को याद है बताइए तो, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया था, कौन सी घाटी थी कोडरमा से संबंधित, तो वह था, कौन सा घाटी है कमेंट कीजिए, देबोड़ा घाटी, ठीक ना, देबोड़ा घाटी। झारखंड के किस जिले से देबोड़ा घाटी का संबंध है, तो कोडरमा जिले से संबंध है। यानी तो किस घाटी से संबंधित है देबोड़ा घाटी, तो कोडरमा घाटी से संबंधित है, या कोडरमा पठार से संबंधित है। ठीक ना, झारखंड के किस पठार से कोडरमा, सॉरी, देबोरा घाटी का संबंध है, तो आपका जवाब होगा कोडरमा पठार। या झारखंड के किस जिले से संबंध जो है देबोरा पहाड़ी का, देबोरा घाटी का है, तो आपका जवाब होगा कोडरमा जिला। चलिए आगे बढ़े, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा इसको, देबोरा को। दो घाटियां हैं, पहला कोडरमा घाटी और दूसरा देबोरा घाटी।
यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत लेट करते हैं आप लोग। एकदम बच्चे की तरह समझना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो कोडरमा पठार में इतना ही देखना था। अब हम लोग जो है अगला देखेंगे, झारखंड की निचली नदी घाटियां और मैदानी क्षेत्र। ये जो है निचली नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। इसी के अंतर्गत जो है हम लोगों को राजमहल उच्च प्रदेश पढ़ना होता है। तो हम लोग जो है छठे नंबर पर क्या देख रहे हैं? राजमहल उच्च प्रदेश। राजमहल उच्च प्रदेश, ठीक है। ये जो राजमहल उच्च प्रदेश है वह हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो अवस्थिति है झारखंड में, राजमहल उच्च प्रदेश की जो अवस्थिति है वह झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में है। मैप देख के ही पता चल रहा होगा कि झारखंड का मैप है, इसके उत्तर और पूर्व में, ठीक ना। इसके उत्तर और पूर्व में, ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया ना, ठीक ना। तो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा उच्च प्रदेश अवस्थित है? तो राजमहल उच्च प्रदेश अवस्थित है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल है वह है देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकू। ये जिले जो है राजमहल उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। और ये जो प्रदेश है राजमहल उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत या इसका जो अधिकांश हिस्सा है वह किन प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? तो मेसोजोइक, ठीक ना। मेसोजोइक चट्टान और दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। ये जो दक्कन ट्रैप है ना, इसी से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रदेश है, मेसोजोइक चट्टान और दक्कन ट्रैप से निर्मित है या बना हुआ है। और इसका जो पश्चिमी भाग है, ठीक ना, या इसके पश्चिम में जो है क्या अवस्थित है? कगार। ये जो राजमहल उच्च प्रदेश है, इसके पश्चिम में हम लोग क्या देखते हैं? किनारा देखने को मिलता है, कगार देखने को। पिछले क्लास में देखे थे ना, खड़े खड़े कगार थे जो कगाड़ी जलप्रपात का निर्माण करते थे। तो वही कगार कहां पे देखने को मिल रहे हैं? राजमहल उच्च प्रदेश के पश्चिम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो पूर्वी भाग है, ये जो राजमहल उच्च प्रदेश है, इसका पूर्वी जो भाग है वो पूरी तरह लावा से ढका हुआ है, ठीक है। तो राजमहल उच्च प्रदेश का पश्चिम जो है कगार से निर्मित है या कगार है, और पूर्व में क्या है? पूरी तरह लावा से ढका हुआ है। और ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, यहां पर जो है ना कोनाकार पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो कोनाकार पहाड़ियां होती है वह दो तरह की होती है और उनका भी स्थानीय नाम कुछ है, तो वह देख लेते हैं। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है, जो कोनाकार पहाड़ियां हैं उसमें जो है पहली जो है नुकीली पहाड़ी होगी, यानी कि पहली नुकीली पहाड़ी होगी, यानी कि उसका शीर्ष एकदम नुकीला होगा। और दूसरा जो पहाड़ होगा वह गुंबदानुमा होगा या गुंबदाकार होगा, यानी कि इसका सिर जो है नुकीला नहीं होगा, गोल स्वरूप में होगा। तो इन तरह की जो कोनाकार पहाड़ियां देखने को मिलती है उसे यहाँ के राजमहल उच्च प्रदेश के लोगों द्वारा जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है वह हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में नुकीली पहाड़ियों को जो है टोंगड़ी कहा जाता है, टोंगड़ी। और जो गुम्मदाकार होगा उसे क्या कहा जाएगा? डोंगड़ी कहा जाएगा, ठीक ना। गुम्मदाकार को क्या कहा जाएगा? डोंगड़ी। एकदम क्लियर कर लीजिए दिमाग में। जो नुकीला है, राजमहल उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो नुकीले पहाड़ियां हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जा रहा है? टोंगड़ी। और जो गुम्बदाकार पहाड़ियां हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जा रहा है? डोंगड़ी कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ये जो पहाड़ियां हैं इनकी जो औसत ऊंचाई है ना, ठीक है,
ये जो यहाँ की पहाड़ियां हैं, इनकी जो औसत ऊंचाई है वह कितना है, तो 150 मीटर से जो है 250 मीटर के बीच में है। ठीक है। और जहाँ की जो केंद्रीय पहाड़ियां हो, ठीक है, अगल बगल जो है, यानी कि एवरेज निकाल दिए ना 150 से 250, लेकिन बीच में क्या होती है, कुछ पहाड़ियां बहुत ही लंबी लंबी होती है। तो इनकी जो केंद्रीय पहाड़ियां हैं, उसकी जो ऊंचाई है, सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वह 500 मीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई 150 से 250 मीटर। और जो केंद्रीय पहाड़ियां हैं, उसकी सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ी कितनी ऊंची है, तो 500 मीटर ऊंची है। और इन पहाड़ियों का जो ढाल है, या इस राजमहल उच्च प्रदेश का जो ढाल है, वह उत्तर पूर्व की ओर है। पहले ही देखे थे, ये जो उत्तर पूर्व है उस ओर है। यानी कि राजमहल उच्च प्रदेश का ढाल किस तरफ है, तो उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है। और अगर पूछेगा यहीं पर कि राजमहल उच्च प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ की पहाड़ियां तो यहीं की है ना, तो इसकी औसत ऊंचाई 150 से 250। ठीक है। और ये जो पूरा राजमहल का जो क्षेत्र है, या राजमहल प्रदेश है, इसका जो निर्माण हुआ है वह गोंडवाना कालीन, ठीक है, लीजिएगा, गोंडवाना कालीन जो है रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है। ये जो राजमहल प्रदेश जो है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो गोंडवाना कालीन जो है रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। और साथ ही साथ और साथ ही साथ आर्कियन क्रम के, ठीक है, और साथ ही साथ आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं, उसके ऊपर ग्रेनाइट से हुआ है। या ग्रेनाइट जो है, इसका जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है, तो गोंडवाना कालीन जो है रूपांतरित चट्टान और ग्रेनाइट से हुआ है। जो किसके ऊपर देखने को मिलते हैं, तो जो है आर्कियन सतह के ऊपर देखने को मिलते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं ना, उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि यह जो पूरा राजमहल प्रदेश है, इसका निर्माण जो है गोंडवाना कालीन जो है रूपांतरित चट्टान एवं ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जो कि आर्कियन कालीन चट्टानों के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इस क्षेत्र में जो है लावा का प्रवाह हुआ था, ये तो पहले से मैं बोल रहा हूं कि लावा का जमाव है। तो इस क्षेत्र में लावा के प्रवाह के फलस्वरूप जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप यहाँ पे निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में किस चीज के प्रवाह से, तो लावा के प्रवाह से जो है किसका निर्माण हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। और इसी क्षेत्र में, जैसे कि ये जो राजमहल क्षेत्र है, राजमहल ट्रैप का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसके ऊपर जो है लावा का प्रवाह हुआ, तो इसका निर्माण हो गया राजमहल ट्रैप। और यहीं पर इसके भ्रंशों में, इनके घाटियों में जो है लावा के प्रवाह से जो है दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। ठीक है। ठीक है। यहाँ की दरारों में, यानी कि भ्रंश में जो है लावा का जो प्रभाव हुआ, जो ऊपरी क्षेत्र पर प्रभाव हुआ, उससे राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया। जबकि वहां के जो भी दरार थे, जो भी भ्रंश थे, उसमें जो लावा का प्रभाव हुआ, उससे किसका निर्माण हुआ, तो दक्कन लावा का निर्माण हुआ, या दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है। दोनों चीज क्लियर है, आगे बढ़े। और यहाँ के इस प्रकार के जो भी चट्टान है, जो लावा से बने हैं, उसके अपक्षय से, यानी कि वेदरिंग से, वेदरिंग में पहले भी बता चुका हूं, अपक्षय क्या है, कि अपने ही स्थान पर कोई पहाड़ खड़ा है, मौसम के प्रभाव से, यानी कि मौसम के नमी, यानी कि वातावरण के नमी से, ताप से, ठीक ना, क्या होगा, वह पहाड़ अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूट फूट जाएगा। तो उसे ही क्या बोल रहे हैं, अपक्षय बोल रहे हैं। और टूट फूट होने के चलते वे जो उसके अवसाद है, वे अगल बगल इकट्ठा हो जाएंगे। तो इन्हीं चट्टानों के जो है अपक्षयन से, या अपक्षय से, वेदरिंग बोलते हैं, या लीचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, अपक्षयन, उसके माध्यम से जो है यहां पर इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र के जमीन पर जो है लेटेराइट एवं बॉक्साइट के जो है
निक्षेप देखने को मिलते हैं, या इस क्षेत्र में जो है लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण हो गया, लावा चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो बस राजमहल उच्च प्रदेश में इतना ही देखना था। किसी को समझने में यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब ये जो राजमहल क्षेत्र है उसमें कौन आ जाएगा? साहेबगंज आ जाएगा। तो झारखंड के साहेबगंज से संबंधित जो भी घाटियां हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड के साहेबगंज में कौन कौन सी घाटी है? एक प्रश्न में आया था, कौन सा एग्जाम था मुझे नहीं याद है, मगर प्रश्न था कि झारखंड के किस जिले में बरहैत घाटी अवस्थित है? बरहैत, बरहैत बोला जाता है या नहीं तो बरहैट भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में बरहैत या बरहैट घाटी अवस्थित है? तो यही साहेबगंज में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और घाटी है। जो बच्चे देवघर सब जाते होंगे ना, जैसे कि सुल्तानगंज से, बिहार के सुल्तानगंज से जल जब भरते होंगे गंगा जल, तो वहीं से फिर आगे बढ़ते हैं, साहेबगंज होते हुए इधर आते हैं, तो वहीं पर जलेबिया घाटी है, वह भी साहेबगंज में आ गया, यानी कि जलेबिया घाटी, यूनिक नाम है जलेबिया घाटी। यह भी कहां है? तो झारखंड के साहेबगंज जिले में अवस्थित है। चलिए, यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब अभी देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा ना उसके बाद क्लास स्पीड हो जाएगा। अभी एकदम पूरी तरह एकदम समझ समझ के पढ़िए, थोड़ा सा भी ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, एकदम बच्चे की तरह पढ़िए, एक एक अक्षर को समझ के पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो किसी को कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोडरमा पठार और राजमहल उच्च प्रदेश से संबंधित किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछिए। और यहाँ पे फिगर मैंने इसलिए बना दिया है, मैप इसलिए बना दिया है क्योंकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा, क्योंकि चलिए आगे मैं करवा भी दूंगा, ठीक ना। अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि राजमहल पहाड़ी या उच्च प्रदेश के पश्चिम में क्या अवस्थित है, तो क्या दिख रहा है? हजारीबाग का पठार दिख रहा है। पूर्व में क्या अवस्थित है? तो गंगा का मैदान या निम्न जो है मैदान क्षेत्र दिख रहा है। फिर पूर्व में, सॉरी, हाँ, उत्तर में क्या अवस्थित है? तो उत्तर में जो है यह राज्य का सीमा बनाता है, बिहार के साथ सीमा बना रहा है ना। फिर इसके दक्षिण में क्या अवस्थित है? तो दामोदर नदी बेसिन अवस्थित है। तो इसीलिए मैंने मैप बनाया है कि आपको अच्छी तरह से यहां क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सब भी लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े। अब हम लोग जो है राजमहल उच्च प्रदेश देख लिए, कोडरमा देख लिए, उसके नीचे क्या है? ये दामोदर नदी बेसिन है, तो इसे हम लोग देखेंगे। अगला, दामोदर नदी बेसिन। दामोदर नदी बेसिन, ठीक है। हाँ, इससे सिर्फ घाटी और पठार का ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हर एक चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने क्या बताया, भौगोलिक स्थिति से पूछ लेगा, ये घाटी कहाँ है, ये पहाड़ कहाँ है, या ये किस चीज से बना हुआ है, इसका विस्तार कहां से कहां है, इसके पूरा पश्चिम में क्या है, ठीक ना, ये सब प्रश्न बन सकता है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी में हम लोगों को। हम्म। अब ये जो दामोदर नदी बेसिन है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? तो दामोदर बड़ाकर नदी घाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक ना। अच्छा, नहीं तो आज यहीं तक रहने थे, कल फिर करें, कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।
क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जो है ना, मुझे काम थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल जो है यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अभी के क्लास से रिलेटेड अगर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं आप। और जितनी भी घाटियां मैंने बताया था सभी को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि उससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। क्योंकि अभी जस्ट जेएसएससी का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का। फिर जो बच्चे दरोगा का दे रहे हैं, एसआई का, उसमें भी यह सवाल बनेगा। यानी जेएसएससी का जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो सीजीएल हो, दरोगा हो, टीचर हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये सबसे क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर। ठीक है, तो कल की क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, आज इतना ही रखते हैं। और एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद करते हुए चलेंगे। क्लास को 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड तो पूछिए, नहीं तो फिर कल हम लोग मिलेंगे। कल की क्लास में हम लोग जो है दामोदर नदी घाटी बेसिन को देखेंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, सभी अच्छा ही है, बेस्ट ही है, कोई खराब नहीं है। बस मैं बार बार यही चीज बोला हूं कि आंसर प्रैक्टिस सेट का ना देखिए, देखिए मगर कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आंसर सबका अलग अलग रहता है। नोट्स जो पढ़े हैं, बुक जो पढ़े हैं, उससे आंसर निकालिए। ठीक ना, सारे बेस्ट है मार्केट में जो भी अवेलेबल है। झारखंड स्पेशल का सारा प्रैक्टिस सेट सेम है, बस आपको जो है आंसर खुद से निकालना है, उसका आंसर नहीं देखना है। क्योंकि मानते हैं जैसे अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको कंफ्यूज कर देगा। आंसर कुछ और है, बुक में कुछ और दिया हुआ है, ठीक ना, या हम जो बताए हैं वो कुछ और है जो एग्जैक्ट बुक में और मेरे नोट्स में होगा। ठीक ना, और उसमें आंसर कुछ और दे दिया, आधा घंटा आप उसी पे दिमाग लगाते रह जाइएगा। इसीलिए उसके आंसर पर ध्यान नहीं देना है। मेन जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल किसी का? कल मिलते हैं। ठीक है।